बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत का उल्लेख करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो एक मानव के लिए अदृश्य है, ये दिखाई नहीं देता है। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक भाग का भूगोल के अध्ययन क्षेत्र से बाहर है, लेकिन इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है कि भूगोल के प्रधान विषय पृथ्वी की सतह की रूपरेखा भूगर्भ के अनुसार ही निश्चित होती है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किस तरह का है। इसकी रूपरेखा हम सतह के आधार पर ही निश्चित होती है, क्योंकि जिस भी हम यदि सामान्य परिभाषा में भूगोल की में देखते हैं तो जो भी हम परिभाषा का उल्लेख करते हैं तो पृथ्वी तल का उल्लेख करते हैं, तो उसके आधार पर ही इसका हमें जानकारी मिलती है। भूकंप विज्ञान से कुछ विश्वसनीय बातें अवश्य मालूम होती हैं। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को हमने 3 वर्गों में बांटा है। नंबर 1, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत में नंबर 1 अप्राकृतिक स्रोत आर्टिफिशियल सोर्सेज। नंबर 2, पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंधित साक्ष्यों के आधार पर एविडेंसेस फ्रॉम द अर्थ ऑफ द अर्थ, एविडेंस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। और नंबर 3 प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल रिसोर्स के आधार पर। इसको एग्जाम में आपको यदि सवाल आता है तो ये टेबल सबसे पहले बनाना ज़रूरी है और चार्ट बनाना ज़रूरी है। चार्ट के आधार पर उसके बाद एक एक का डिस्क्रिप्शन करना है। तो अप्राकृतिक स्रोत में हमारे कौन कौन से हैं, उसमें नंबर 1 घनत्व है, डेंसिटी है, नंबर 2 दबाव है, प्रेशर है, और नंबर 3 तापमान या टेम्परेचर है। ये 3 चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज में हैं। नंबर 2 जो एविडेंस जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अद्वैतवादी संकल्पना और नंबर 2 द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना को पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं और द्वैतवादी संकल्पना को बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो अद्वैतवादी संकल्पना को मानने वाली जो भूगोलवेत्ताओं जिसके आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और उससे भी आंतरिक भाग के बारे में जानकारी मिलती है, उन भूगोलवेत्ताओं के अंदर कहने वाले लाकियर, बफन, कांट, लाप्लास और रॉस। लाकियर, बफन, कांट, लास और रॉस ये भूगोलवेत्ता हैं। ये मानते हैं कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो अद्वैतवादी संकल्पना से या पेरेंटल हाइपोथेसिस से हुई है। और दूसरे जो भूगोलवेत्ता हैं जो बाई पेरेंटल हाइपोथेसिस मानते हैं, उसमें चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना है, जेम्स जीन्स व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना है, और एच.एन. रसेल की द्वितारक सिद्धांत है। प्राकृतिक स्रोत के अंदर 2 भागों में बांटा गया है, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। तो इस प्रकार से इस चार्ट को बनाने के बाद में एक एक का डिस्क्रिप्शन करना है। नंबर 1 अप्राकृतिक स्रोत के अंदर हम बात करेंगे घनत्व की। पृथ्वी की सैलों के घनत्व, दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में कई निष्कर्ष निकाले गए हैं। अतः परतदार सैलों के नीचे पृथ्वी के चारों ओर रवेदार और क्रिस्टलाइन रॉक्स की परत है। इस परत चट्टानी परत, यदि घनत्व की जो बात करें उसमें इस घनत्व का चट्टानी परत का घनत्व जो है कहीं 3 है तो कहीं पर 3.5 है। लेकिन आपको ये पता है कि घनत्व की इकाई क्या है। कई बार एग्जाम में ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि घनत्व की इकाई क्या है, ये 3 और 3.5 क्या है। ये 3.5 क्या है, इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो भार बटा आयतन होता है। भार को हम ग्राम कहते हैं, आयतन को सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं। इसको ऊपर ले जाएंगे तो भार बटा आयतन का ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 होगा। इससे जब भी घनत्व की बात आती है, कई बार इस टाइप में सवाल पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3, 5.4 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 और 5.2 रेज़ टू पावर -2 और 5.1 रेज़ टू पावर -1। तो ये कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से सवाल पूछा जाता है
इसलिए आपको ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 का उल्लेख करना जरूरी है। इसलिए इस औसत घनत्व की बात कर रहे हैं तो हमारा पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 है। इस आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का जो कोर है उसका घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 से अधिक होगा, जो जल से भी 7 से 8 गुना भारी है। न्यूटन्स के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर कैवेंडिश ने 1908 में ये बताया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व के मापन का प्रयास किया, लेकिन उसका घनत्व जो है वो जल की तुलना में 5.48 गुना अधिक है। पॉन्टिंग ने 1878 में एक प्रयोग के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.49 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 किया गया है। 1950 के बाद उपग्रह सैटेलाइट के आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व के आकलन का सिलसिला हुआ और उसके आधार पर पृथ्वी का औसत घनत्व 5.17 ग्राम सेंटीमीटर रेज़ टू पावर -3 किया गया। तो इस प्रकार से ये माना जाता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाता है घनत्व बढ़ता जाता है। इसमें चट्टानों का जो दबाव है। दूसरा है दबाव की बात करें तो दबाव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दबाव में हम ये कह सकते हैं कि जैसे चट्टानों का भार दबाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हम अंतरतम की ओर जानते हैं तो चट्टानों का भार और दबाव बढ़ता जाता है। अतः पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व बढ़ने के कारण बढ़ते हुए दबाव के कारण नहीं, बल्कि चट्टानों में एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण चट्टानों में दबाव बढ़ता है। ये प्रमाणित किया जाता है कि पृथ्वी के अंतरतम का अधिक घनत्व वहाँ पर स्थित अधिक दबाव के कारण है, परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा ये प्रमाणित कर दिया गया है कि प्रत्येक शैल में एक ऐसी सीमा होती है जिसके आगे उसका घनत्व अधिक नहीं हो सकता, चाहे उसमें कितना भी दबाव क्यों नहीं हो। तो इसके आधार पर बताया गया है। और तीसरा तापमान के आधार पर बताया गया है कि तापमान के आधार पृथ्वी की आंतरिक स्थिति किस प्रकार की होगी। तो तापमान में उन्होंने बताया कि ये माना जाता है कि यदि हम पृथ्वी की सतह से नीचे की ओर गहराई में जाने पर औसत रूप से तापमान जो है वो 100 मीटर पर 2 से या 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। मतलब यदि हम सरफेस से यदि हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो 100 मीटर पर 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड दर से तापमान बढ़ जाता है। और इसे किंतु 8 किलोमीटर से अधिक गहराई में जाने पर तापमान की वास्तविक दर को पता लगाना बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी भूगोलवेताओं ने ये बताने की कोशिश की है कि अलग अलग जो जोन हैं उनमें तापमान का जो है अलग अलग मंडल बताया गया है कि जहाँ पर जो तापमान का जो दुर्बलता मंडल है उसमें बताया कि 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान जो है वो 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मतलब ये बताया कि 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान है वो 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 400 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1500 से डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और 700 किलोमीटर की गहराई पर जो है तापमान है वो 1900 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तथा 2900 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 3700 डिग्री सेंटीग्रेड करीब हो जाता है और 5100 किलोमीटर की तापमान 4300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। लेकिन इसके आधार पर तो हम मानते हैं कि तापमान बढ़ता चला जाता है तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस अवस्था में नहीं हो सकता, एक तरल अवस्था में होगा, लिक्विड फॉर्म। लेकिन विद्वानों ने बताया कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं पृथ्वी के अंदर इस तरह के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसके कारण से ताप का ह्रास होता रहता है। इसलिए उतना तापमान जितना मान रहे हैं उतना नहीं रहता है। तो ये पृथ्वी के घनत्व के आधार पर हमने बात की है। अद्वैतवादी श्रृंखलाओं की बात जब हमने सिद्धांतों की बात की है तो उसके आधार पर भी पृथ्वी की जो ओरिजिनल एविडेंस के आधार पर जो बात की तो उन्होंने बताया कि विभिन्न विद्वानों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या के निदान के लिए ग्रहणों परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का निर्माण ठोस ग्रहणों से माना जाता है। इस आधार पर पृथ्वी का अंतरतम ठोस अवस्था में होना चाहिए। ज्वारीय परिकल्पना जो टाइडल हाइपोथेसिस के अनुसार पृथ्वी का निर्माण सूर्य से निःसृत ज्वारीय पदार्थ से हुआ है तो पृथ्वी का अंतरतम तरल अवस्था में होना चाहिए। और लाप्लास महोदय जी की वायवीय निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक के आधार पर ये मानते हैं कि पृथ्वी का अंतरतम तरल मानते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि निहारिका का परिकल्पना के अनुसार यदि पृथ्वी का उत्पत्ति गैस से बनी निहारिका से मानी जाती है तो इस पर आधार पृथ्वी का अंतरतम वायवीय अवस्था में होना चाहिए। तो इस प्रकार से
इन अलग अलग संकल्पनाओं के आधार पर अलग अलग बात निकल के आती है, लेकिन हम दो संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं कि या तो अंतरतम ठोस उगता है या तरल। इसका निराकरण किया जा सकता है कि दो तरह से इसकी भाई या तो पृथ्वी का आंतरिक भाग ठोस होगा या अंतरतम वायु अवस्था की भी है। तो इन एविडेंस से भी हमें इतना पता नहीं लगता है। प्राकृतिक सोर्स की यदि बात करें तो प्राकृतिक स्रोत के आधार पृथ्वी का आंतरिक स्थिति कैसी है ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि प्राकृतिक स्रोत में हमारे ज्वालामुखी और भूकंप दो हैं। तो ज्वालामुखी के आधार पर हमें कह सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग में गर्म तथा तरल मैग्मा और लावा का विस्तार हो जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का ये विश्वास है कि पृथ्वी की गहराई में कम से कम एक ऐसी परत है जो सदैव तरल अवस्था में रहती है और इसे मैग्मा का भंडार कहा जाता है। तो पृथ्वी का कुछ भाग तरल अवस्था होना चाहिए, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि आंतरिक भाग में अत्यधिक दबाव से चट्टानों को पिघली अवस्था में नहीं रहने देता है। तो इस आधार पर चट्टान वहाँ पर अधिक ताप के कारण पिघल कर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट हो जाती है। इस तरह ज्वालामुखी के उद्गार से भी पृथ्वी के अंतःकरण की बनावट के विषय में कुछ निश्चित तथ्य नहीं पाते हैं। अब नेक्स्ट है, अंतिम है भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के आधार पर, सिस्मोलॉजी के आधार पर। सिस्मोलॉजी के आधार पर हमें यदि बात करें तो भूकंप विज्ञान से पहले ये पता होना चाहिए कि भूकंप विज्ञान है क्या। भूकंप विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय लहरों या सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का जो है सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अंकन करके अध्ययन किया जाता है। और जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे हम भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। और भूकंप में लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है उसे भूकंप केंद्र या एपिसेंटर कहते हैं। तो इसके आधार पर P, S और L तीन तरह की तरंगे मानी गई हैं और इन तरंगों के आधार पर ये बताया गया है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो जो है तरल अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, इसकी जानकारी वो बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले P, S और L की जो तरंगे की जो बात की हमने, ये तरंगे हैं, ये प्राइमरी या लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के नाम से भी जानते हैं इनको। ये भूकंपीय लहरें हैं जो कि ध्वनि की तरह के समान होती है। इनकी कणों की गति लहर की रेखा के सिद्ध में होती है। ये सबसे अधिक वेगवान होती हैं। आड़ी लहरें, ये गौण लहरें भी कहते हैं। इन तरंगों में प्रकाश तरंगों के समान होता है और इन कणों की जो गति है वो लहर की दिशा के समकोण पर होती है। इसको इसलिए एस लहरें भी कहते हैं इनको। और धरातलीय लहरें जो तीसरे नंबर की हैं, ये ऊपरी भाग को मुख्यतः ही प्रभावित करती हैं, मतलब प्राय सरफेस को ही ये प्रभावित करती हैं। ये अत्यधिक प्रभावशाली लहरें होती हैं। इनका जो मार्ग है वो लंबा तय करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार की लहरें हो गई हैं। लेकिन अब हम ये बताएं कि P, S और L जो है, तो L जो लहरें हैं ज़्यादातर ये तो धरातल को आंतरिक ऊपरी भाग को प्रभावित करती हैं, लेकिन इनके आधार पर हम कैसे निश्चित कर सकते हैं? तो ये माना जाता है कि P जो लहर है, P लहर है और S लहर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, P और S लहर। लेकिन ये माना जाता है कि जो S लहरों का ये गुण होता है कि ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती हैं। तो पृथ्वी के अंतर्भाग में केवल P जो कोर के अंदर जो P लहरों का पाया जाना, ये S लहरों का नहीं पाया जाना ये इंगित करता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस है। और इसी बात को ओल्डम नामक विद्वान ने 1909 में ये प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर S लहरें लुप्त हो जाती हैं और P लहरें अत्यधिक दुर्बल हो जाती हैं। और इसके आधार पर पृथ्वी के कोर में S लहरों का पूर्णतः अभाव होना ये प्रमाणित करता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल अवस्था में एक कोर से जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई से अधिक गहराई में चारों ओर विस्तृत है। मतलब जो 2900 किलोमीटर की गहराई से जो पहले तरल अवस्था हो सकती है कुछ भाग में, लेकिन आंतरिक भाग है एक ठोस अवस्था में है और उसमें कोर जो है लोहा तथा निकल की अवस्था में होगा। तो इस आधार पर उन्होंने
ये बताने की कोशिश की है कि ये स्रोत जो हैं इन तीनों स्रोतों को अलग अलग आधार पर हम बता सकते हैं।